हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। अब ये देखो, इसके पहले हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने पावर रेटिंग की बात की थी ना, कि पावर रेटिंग हमारा कितना होता है, और पावर रेटिंग निकालने के लिए हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो वायर्स यूज़ करते हैं हम लोग, जो फिलामेंट यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो पावर रेटिंग से रिलेटेड होगा। तो देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी हम बात कर रहे हैं इनके फिलामेंट्स में, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को कैसा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को कैसा, बल्ब देखो अब दिमाग से हटा दो, क्योंकि अब आप घर में तो एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हो ना, तो आप याद करो वो जो बल्ब जिसमें हमारे पास फिलामेंट लगा होता है, सिंपल अभी भी मार्केट में अभी भी बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या देखो, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, बल्ब के अंदर एक क्या होता है, बल्ब के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे लगा होता है, ये आपका फिलामेंट हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट की खास बात क्या होती है, ये फिलामेंट कैसा होना चाहिए, ये फिलामेंट की रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए। तो ये देखो, ये जो फिलामेंट है इसकी जो रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इसकी रेसिस्टिविटी लो रेसिस्टिविटी, इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, लो। इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इसकी रेसिस्टिविटी लो होनी चाहिए। और एक चीज क्या ज़्यादा होना चाहिए, हम ये भी चाहते हैं कि भाई जल्दी से ये मेल्ट ना हो जाए, इसलिए जो ये फिलामेंट है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक तो इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ये लो होनी चाहिए, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, हाई। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए, दैट शुड बी हाई। क्लियर हो गया? यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेसिस्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ऐसे हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे हमारे पास हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग डिवाइस में आप जो हीटर यूज़ करते हो, या और से हमारे पास जो हीटिंग डिवाइस है, इसमें जो वायर्स हम यूज़ करते हैं, इसमें हम जो फिलामेंट यूज़ करते हैं, इनकी खास बात क्या क्या होनी चाहिए। तो इनके ये, अच्छा एक चीज़ और देखो कि जो बल्ब है, ये जो बल्ब हम यूज़ करते हैं, ये जो फिलामेंट यूज़ करते हैं, ये किसका बना होता है, ये तो ये जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ये टंगस्टन का होता है। ये क्या है फिलामेंट, ये टंगस्टन है। ये क्या है, ये टंगस्टन है। ये वायर जो है ये क्या है, ये टंगस्टन है। ऐसे हीटिंग डिवाइस में हम जो यूज़ करेंगे, जो फिलामेंट यूज़ करेंगे, ये कैसा होना चाहिए, ये हाई, इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इसकी रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। यानी इसकी रेसिस्टिविटी इसकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी हाई होना चाहिए। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी हाई, क्योंकि भाई दोनों ये भी कैसा, ये दोनों डिवाइस कैसी हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट दोगे तो अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा नहीं होगा तो वो फिलामेंट जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से खराब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, नाइक्रोम। इसमें जो फिलामेंट यूज़ करते हैं किसको यूज़ करते हैं, नाइक्रोम। इसमें नाइक्रोम को यूज़ करेंगे, ये हमारे एक तरह से ये अलॉय है, तो इसमें नाइक्रोम को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, और ये हमारा क्या है, ये नाइक्रोम हो गया, तो इसको आप नाइक्रोम को यूज़ करेंगे। ऐसे हमारे पास जो थर्ड डिवाइस है, थर्ड अप्लायंसेस है, वो क्या है, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, जो हमारे क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल्स। तो ऐसे स्टैंडर्ड सेल में जो हम जो यूज़ करेंगे, वायर यूज़ करेंगे, ये हमारा मैग्नीन का बना होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या खास बात होती है इसमें कि इसकी जो ये रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ये मॉडरेट होनी चाहिए, यानी ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी आप इसका जो अल्फा होना चाहिए दैट शुड बी लो होना चाहिए। हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ आप तब यूज़ करते हो जब हम मीटर बेस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, या इस तरह से और भी कुछ एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। यानी ऐसे रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी इसके पास ये क्या कर सकते हो कि इसका जो अल्फा होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, ये जो यूज़ किए जाते हैं वायर, जो हम लोग स्टैंडर्ड सेल में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट या मैग्नीन का, ये क्या होगा, ये आपका मैग्नीन का बना होगा। ये मैग्नीन आप यूज़ कर सकते हो मैग्नीन के लिए,
या कांस्टेंट इनका बना मान सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो घरों में फ्यूज़ लगाए जाते हैं ना, घर में जो हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं कि ताकि ये एक्सेस करंट आए तो क्या हो, ये सर्किट हमारी ब्रेक हो जाए। तो ये जो यूज़ करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। और इसकी लो रेसिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होनी, लो होनी चाहिए। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, ताकि अगर एक्सेस करंट आती है तो जल्दी से क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। और ये जो फ्यूज वायर है ना, ये किसका लेते हैं हम लोग, टिन का लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ये एलॉय है, टिन लेड का एलॉय का बना होता है टिन, ये टिन लेड का ये एलॉय है, ठीक है। और ये इस तरह से ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ किए जाने वाले क्या हैं, जो फ्यूज, ये हमारे पास जो फिलामेंट यूज़ करते हैं या हम लोग फ्यूज वायर यूज़ करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है हमने इसको देखा। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो हम लोग रेटिंग की बात कर रहे थे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखो बड़ा अच्छा सा एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। इस न्यूमेरिकल में जो कह रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी गई है 100 वाट एंड 230 वोल्ट। ये बल्ब की रेटिंग है 100 वाट 230 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि अगर ये सप्लाई वोल्टेज 230 की जगह पे कितना हो गया 115 वोल्ट हो जाएगा, तो आपको ये बताना है कि सर्किट में कितनी करंट जाएगी, इस समय सर्किट में करंट कितनी होगी, और ये भी बताना है कि आप 20 मिनट करंट प्रोड्यूस करने के बाद इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब इन 20 मिनट। तो देखो पहला काम ये करते हैं, जो रेटिंग दी गई है इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी मदद से पहले हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पावर हमें दिया गया है 100 वाट, और क्या दिया गया है, इसका वोल्टेज दिया गया है ये 230 वोल्ट, ये हमें पता है। अब इसकी मदद से, यानी जो रेटिंग दी गई इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट का, इस बल्ब का हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर अपॉन पी ये क्या है, ये हमारे रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। यानी इससे क्या निकल जाएगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, V की वैल्यू है 230 इंटू 230 डिवाइड बाई पावर कितना है, पावर 100 वाट है। ये सॉल्व कर लो, 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई करिए, देख कितना आएगा। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 529, ये हम देख लेते हैं 529 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, बल्ब का रेजिस्टेंस इतना हो गया। एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गई। ऐसे ये काम तो लगभग सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जब बल्ब की रेटिंग दी गई तो आप पहले क्या करोगे, उसमें क्या करेंगे आप, उससे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल देंगे, इस रिलेशन से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल देंगे। रेजिस्टेंस निकल गया, अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, आपको सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई इसको निकालना है। तो हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला आप यूज करते हो ही H, I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी, या आप सीधे यूज कर लो P इंटू टी, P इंटू टी, ये हो गया हीट प्रोड्यूस। H इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन टाइम, या H या H अपॉन टी। इस तरह H इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाई टी हो गया। और P क्या है, P इज इक्वल टू V बाई R। देखो P इज इक्वल टू, आप क्या यूज कर लोगे, देख लो, पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये जो पावर यूज कर रहे हैं क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। V का मतलब ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज हमारे पास V डैश, यानी इसको आप V डैश कर लो, V डैश स्क्वायर अपॉन R। सो हीट प्रोड्यूस इन 20 सेकेंड विल बी, V डैश की वैल्यू कितनी है, तो V डैश की वैल्यू है 115 इंटू 115। रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं 529, दैट इज द 529, ये रेजिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना है, टाइम इज 20 मिनट, 20 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लो। ये हमारे पास ये डिटेल आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये हम आपको बता देते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास लगभग क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 किलो जूल। ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द 30 किलो जूल, ये लगभग आ जाएगा 30 किलो जूल। यानी जो हीट प्रोड्यूस होगा कितना, 20 मिनट में, ये हो गया 30 किलो जूल।
अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है, वो क्या पूछा गया, वो करंट पूछा गया है कि कितनी करंट आएगी। तो देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या V डैश इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आपको निकालना क्या है, आई इज इक्वल टू V डैश अपॉन आर। V डैश की वैल्यू क्या है 115 और R कितना है 529। सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी सर्किट में कितनी करंट है। तो ये लगभग हमारे पास आएगी 5/23 एम्पियर। ये हमारे पास तरीका हो गया। यानी मेन चीज आपको ये है कि जो रेटिंग की मदद से पहले क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये चेक करना है कि क्या वोल्टेज ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर नए वोल्टेज के साथ उसका हीट निकालना होगा, या जो भी सर्किट पूछेगा, करंट भी पूछा होगा, तो आप नए वोल्टेज के साथ इसको निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इस प्रॉब्लम में। इसमें क्या कर रहा है कि दो बल्ब हमारे पास हैं, दो बल्ब की रेटिंग दी गई है 60 वॉट 110 वोल्ट, 100 वॉट 110 वोल्ट। दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब की रेटिंग दी गई है, दोनों के पावर वोल्टेज दिए गए हैं, यहाँ पे भी पावर और वोल्टेज दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर इन दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया जाए और जो सप्लाई वोल्टेज को 220 वोल्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, विल एनी बल्ब फ्यूज। क्या अगर ऐसा करते हैं तो कोई बल्ब फ्यूज होगा क्या, वो चेक करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, ये जो कॉम्बिनेशन था इनको पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा। तो पहले तो ये क्या करते हैं कि इस रेटिंग के हिसाब से, इस रेटिंग की मदद से हम सर्किट में बहने वाली करंट, यानी बल्ब में बहने वाली करंट, दोनों की करंट और दोनों के रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पहला देखो हमारे पास ये जो बल्ब, फर्स्ट बल्ब है, इसमें कितनी करंट जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V1, P1 अपॉन V1 हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास I2 जो होगा दूसरे बल्ब में हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 अपॉन V2। ये क्लियर हो गया। यानी दोनों बल्ब में हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि इसमें बहने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लो ये पावर कितना है, ये 60 वॉट है, तो ये 60 कर दो। वोल्टेज कितना है, V1 110 है, तो 110 कर दो। ये हो गया I1। ऐसे हमारे पास I2 जो हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू P2 कितना है 100 वॉट है, और ये कितना है 110। सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, यानी पहला जो बल्ब है इसमें जो करंट आएगी I1, इसको डिवाइड करके चेक करो, ठीक है। तो ये लगभग 0.5 के पास आएगी, तो 0.54, ये 5 इतना एम्पियर हो गया करंट। कहाँ पे, बल्ब I1 में फ्लो कर सकता है। यानी इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं करा सकते किसमें, इस पहले वाले बल्ब में। और इस तरह से हमारे पास जो दूसरा बल्ब है इसमें करंट कितनी होगी, I2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 110 है, तो ये तकरीबन हमारे पास आएगा 0.91 एम्पियर। ये करंट हमारे पास 0.91 एम्पियर आ जाएगी। इतनी करंट हम इसमें I2 में फ्लो करा सकते हैं। यानी ये हमारी लिमिटेशन हो गई कि इससे ज़्यादा करंट बल्ब फर्स्ट में नहीं फ्लो करा सकते और इससे ज़्यादा करंट इसमें नहीं फ्लो करा सकते। एक काम और कर लेते हैं, इनके रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर लेते हैं कि इनके बल्ब के रेजिस्टेंस कितने हैं। सो R1, यहाँ देखो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन I1। सो ये हो जाएगा V अपॉन, या V1 अपॉन I1 कर लो। I1 तो मिल गया है। ऐसे हमारे पास इसमें भी निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I2। तो इनके वोल्टेज पता है और ये हमारे पास करंट भी मिल गई है, तो इनके हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। V1 कितना है, देखो हाँ V1 है 110 अपॉन I1 कितना है, तो I1 है 0.54, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 545, तो ये हमारे पास जो तकरीबन आएगा जस्ट उसका 110 का डबल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लगभग 201 ओम। ये रेजिस्टेंस R1 आ गया, कितना आ गया 201 ओम। ऐसे आप R2 निकालो, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया V2, यानी 110 अपॉन करंट कितनी 0.91। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी लगभग 120 ओम आ गई। इतना तो काम हमने कर लिया, यानी दोनों के में के रेजिस्टेंस को निकाल लिया और दोनों की करंट को हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं। इन दोनों बल्ब को क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया, और जो सप्लाई वोल्टेज हमारे पास है वो कितना है 220 वोल्ट है। तो सर्किट में करंट I कितना जाएगा, तो ये हो गया टोटल जो वोल्टेज आप दे रहे हो डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, सीरीज में है ना। तो E की वैल्यू कितनी है 220 है।
220 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 100, देख लो 200, 1 प्लस 120, 200 1 प्लस 120, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करके देखो कितनी करंट की वैल्यू आएगी, जो टोटल करंट हमारी फ्लो करेगी इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू लगभग आएगी आई की वैल्यू 0.69 एम्पियर, 0.69 एम्पियर। अब देखो क्या है, पहले वाले बल्ब में 0.54, यानी इस बल्ब में कितनी करंट जा सकती है 0.545, और करंट अब जा कितनी रही है 0.69। दूसरे वाले में देखो 0.9 एम्पियर करंट को ये बियर कर सकता है सेकेंड बल्ब। तो अब ये क्या है ये जा रही 0.69 और ये बियर कितना करेगा 0.54, यानी पहला बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। ये पहला बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। कब, जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे हो तब। अब आप इनको क्या कर लो, अब आप इनको पैरेलल में कर लो। पैरेलल में करोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इनको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, यानी ये आर डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वैल्यू सबको पता है। तो इस तरह हमारे पास ये लगभग जो रेजिस्टेंस आएगा आर डैश, यानी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 75 ओम। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये आएगा 75 ओम आएगा। अब 75 ओम का रेजिस्टेंस आ गया तो आप करंट भी निकाल लो। सेम रिलेशन आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आई इज इक्वल टू क्या हो गया ई बाई आर कर लो। ई की वैल्यू कितनी है देख लो 220 अपॉन 75। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी लगभग ये हमारे पास 3 एम्पियर, ये हमारी 3 एम्पियर होगी। यानी अब दोनों बल्ब में ये जो करंट जाएगी टोटल ना कितनी जाएगी 3 एम्पियर करंट जाएगी। इस तरह से क्या होगा, ऐसे केस में ये जो करंट है दोनों करंट के बल्ब की लिमिटेशन से कैसी हैं, ये दोनों केस से ज़्यादा, इसलिए क्या होगा दोनों केस में ये बल्ब, इस केस में पहला वाला केस में बल्ब 2 भी फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी बल्ब 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे ये फ्यूज हो जाएंगे। यानी इस केस में हमारे पास दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको ये देखना होगा, चेक कर सकते हो इसमें कि ये 3 एम्पियर जा रही है। अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ रहे हो ना, अगर इनको आप पैरेलल में जोड़ रहे हो तो इसमें ये भी सिचुएशन बन सकती है कि भाई इसमें कितनी करंट जा रही है। अगर ये जो जा रही है 3 एम्पियर यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो आप वैसे भी चेक कर लो क्या रेजिस्टेंस में लगभग जस्ट डबल का अंतर है, डबल का अंतर है। तो ये 3 है ना, तो एक में क्या हो जाएगा, एक में 2 हो जाएगा और एक में लगभग 1 के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे केस में भी आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, ऐसे देखोगे तो ये दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, इसको आपने देखा। तो ये हमारा ये सेक्शन जो था हमारे पास खत्म हो रहा है, जिसमें हम लोग सेल्स से स्टार्ट करके और फाइनली आज करके हम यहाँ इनमें इसके लास्ट फाइनल प्रॉब्लम को, रेटिंग के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। आगे आने वाले और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इन सब की बात करेंगे।